Hello and welcome everybody. Today we are going to start with the next stage of development that is the preschool years. अब हम 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चों की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट की ओर देखेंगे। तो सबसे पहला जो है फिजिकल एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से कैप्शन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि बच्चा अब इतना डेवलप हो जाता है कि इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे अभी हमें फोकस करना होता है। जब हम प्री स्कूल बच्चे की बात करते हैं तो ये 3+ एज का बच्चा होता है। आपने यहाँ देखा 3+, 4+, 5+ एंड 6+, यानी 3 से 6 साल तक के उम्र के बच्चे जो होते हैं ये प्री स्कूल एज में होते हैं। इनकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो चुका होता है, इनके मसल्स का ग्रोथ हो चुका होता है, इनके बोन्स का डेवलपमेंट जो इतना हो चुका होता है कि ये सेल्फ डिपेंड होते हैं। ये अपने बॉडी को खुद बैलेंस कर सकते हैं, मतलब इनको अब किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने दम पे खुद हाथ पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है। फिर मस्कुलर बोन्स, स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है इनमें बहुत ही अच्छी और काफी अच्छी तरीके से होती है। तो ये हो गया इनका ग्रोथ और इनकी डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाती है इनके जो मोटर स्किल्स है। अब ये थोड़ी मोटर स्किल्स में थोड़े से कच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी बॉडी का ग्रोथ तो अच्छे से हो रहा होता है, लेकिन मोटर स्किल्स जो रहती है वो थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी वीक रहती है। तो इसकी हमको पकड़ थोड़ी सी मजबूत बनानी पड़ती है, यानी जैसे हाथों में ग्रिप नहीं होना, कोऑर्डिनेशन नहीं होना। देखो छोटे बच्चों को बड़े बड़े पिक्चर्स जल्दी दिखाते हैं, हम छोटा छोटा वो स्किप आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें दिखता नहीं है, बट ये है कि वो उतनी उनकी एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी नहीं होती है क्योंकि छोटे होते हैं, उनके आई बॉल्स छोटे होने के कारण वो इतना उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का जो थोड़ा थोड़ा सा जो पार्ट रह जाता है वो यहाँ पर इन एजेस में ग्रो होता है। अब इसी दौरान जो है बच्चे को यहाँ पर, मतलब देखिए, 16 to 24 मंथ्स के बाद, 5 to 6 years में, तो ये 2 साल तक का है। 2 साल के बाद में सीधा 5 से 6 साल में बच्चे को वैक्सीनेशन होता है। इससे पहले जो है वैक्सीनेशन हो चुका होता है। तो इस स्टेज में आपको ये चेक करना है कि बच्चे को ये इतने पूरे 2 साल तक के जो वैक्सीन है वो प्रॉपर लग चुके हैं कि नहीं। यानी डीपीटी जो वैक्सीन होता है, डीपीटी क्या क्या होता है वैक्सीन में, प्लीज ये आप लोग सर्च आउट करिएगा। ये दिस इज योर होमवर्क। दैट डजंट मीन कि हम आपको अभी बता नहीं रहे हैं, बट ये है कि अगर हम आपको होमवर्क देंगे तो आप उसको काफी अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है। और इसमें पोलियो जो है वो ओरल लगता है। ठीक है, तो बीसीजी और डीपीटी ये वाला जो है ये प्रॉपर 3 डोज कंटिन्यूस लगता है। बीसीजी तो जन्म होते ही लग जाता है। ठीक है, और सभी के साथ में पोलियो की ओरल ड्रॉप जाती है। फिर उसके बाद में 9वें महीने में एमएमआर लगता है, मम्स मीजल्स एंड रुबेला का एमएमआर बोलते हैं उधर पे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 साल में लगता है फिर से डीपीटी वैक्सीन लगेगा और पोलियो का बूस्टर लगता है। ठीक है, अब फिर ये जो है डीटी टाइफॉइड, ये इसके 2 डोजेस लगते हैं 5 से 6 साल की उम्र में। ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। बीसीजी डीपीटी 3 बार, फिर 9वें महीने में एमएमआर, और फिर 5 से 6 साल में डीटी टाइफॉइड, और 10वें और 16वें साल में टिटनस टाइफॉइड। और ये दोनों चीजें टीटी और टाइफाइड का लगता है। अच्छा, अब इसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सारी चीजें नहीं दी हुई है, इसीलिए ये इंजेक्शंस भी लगवाना। इसके साथ साथ में रोटा वायरस का भी अलग से लगता है, बट ये बेसिक इम्यूनाइजेशन में नहीं आता, बट ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा होता है उसकी भी वैक्सीनेशन कम उम्र में भी लग जाती है। बहुत सी नहीं लगती, बहुत सी लगती भी है, बट रोटा वायरस जो है वो बचपन में ही लगेगा, वो बड़े में लगता नहीं है। और इसके साथ साथ में जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी है ये भी बचपन में ही लगता है। ठीक है, तो ये वाला चीज जो है अभी आजकल नया ऐड ऑन हो चुका है। जो अभी ये बुक हमारी पुरानी है इसलिए इसमें ये चीज नहीं है, बट ये नया इसमें ऐड ऑन हो चुका है। तो इतना आपको वैक्सीनेशन बराबर से बच्चे का हुआ है या नहीं हुआ है ये इसी एज में चेकआउट करना पड़ता है।
प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिलेगा तब जाकर बच्चे की पूरी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। इसमें इम्यूनाइजेशन और हेल्थ केयर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। जहां वर्ड कॉग्निटिव आया, आपको हमारे जीन पियाजे इनको बिल्कुल नहीं भूलना है। जैसे ही वर्ड कॉग्निटिव आया आपके दिमाग में जीन पियाजे आ जाने चाहिए। पियाजे की जो थियोरी मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताई थी, जिसमें 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर हम जो 3 से 6 साल के उम्र के बच्चों के बारे में देख रहे हैं, तो ये प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो बच्चा होता है, ये सेंसरी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा सेंसेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है और ऑपरेशंस को समझ रहा होता है, इसीलिए प्री ऑपरेशन होता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा खुद अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका जो है अदर डिफरेंट ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है ना, तो ये जो इनके ऑपरेशनल स्टेजेस हैं, ये आपको समझना जरूरी है। अब इसमें जो है सिंबॉलिक थॉट है, अलग अलग जो थॉट्स हैं इसके हिसाब से और इसके बेसिस पे हमको समझना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसरी होता है, सेंसेस के थ्रू ये एक्टिव होता है, तो उसी के अनुसार इनके जो सिंबॉलिक थॉट्स हैं ये भी समझ में आ जाते हैं। मतलब जो सेंसेस हैं ना, वो सिंबल्स को अंडरस्टैंड करके मेंटल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि जैसे बच्चों के दिमाग में कोई एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, वो बड़े तक उसको वैसा ही बोलेंगे, उसी प्रकार से ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर कोई बच्चा एक डॉल को डॉली बोलता है, तो जितने भी डॉल्स देखेगा उन सबको डॉली ही बोलेगा। तो उसी प्रकार से मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, माइंड में एक वर्ड, एक पिक्चर जो है वो प्रेजेंट हो जाती है कि इसको ये बोला जाता है। तो ये इस स्टेज में जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक जगह आकर स्टिक टू हो जाती है, इसीलिए करेक्ट इंप्रेशन देंगे बच्चों को शुरू से तो वो आगे तक ही करेक्ट रहेगा। इसीलिए अगर आपने मेरी पिछले लेक्चर्स भी सुने होंगे, उसमें यही बताया है कि अगर बच्चा स्टटर कर रहा है, स्टैमर कर रहा है, लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रही हूँ, तो उधर पे अगर आप कभी कभार बच्चों के साथ में बेबी टॉक में कर लो, ठीक है, बट ऑलवेज नहीं करना है। बिकॉज अगर आप हमेशा ऐसे बोलेंगे तो बच्चे को ये नहीं समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है। द चाइल्ड विल थिंक दैट वट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट एंड आई डू नॉट हैव टू चेंज एनीथिंग। Rather, the child is receiving your baby talks, but you sometimes it's okay, but other not another times you have to give a normal regular talks so that the child is able to grasp that, because that is the only age where the child is grasping you, adapting you. So if you are doing something which is not correct or acceptable in the society, then the child will not be able to do what is actually accepted in the society, right? So this is to be done, ठीक ना। द नेक्स्ट जो पियाजे हैं, इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे। आप थोड़ा समय मिले तो इसको रीड कर लीजिएगा, पर ये इतना डिटेल में आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आप एक जनरल व्यू ले सकते हैं। ये ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, और ये थोड़ा इजी भी है, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा, इसलिए हम इसको करें। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट ये ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उसको क्लासिफाई करके अलग अलग सेट्स में रखवाते हैं हम बच्चों से। जब बच्चे इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, दैट मीन्स उनकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है। इस तरीके से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पियाजे ने कराई और फिर उसमें एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि बच्चे की इस एज में ये वाली एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी डेवलप हो रही है। तो इधर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसको रीड आउट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इतना आपको एक्सपेरिमेंट्स एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये बता दें कि जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं कौन से ऑपरेशनल स्टेज के होते हैं और इनकी क्या एक्चुअल मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, इनकी थिंकिंग क्या होती है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को वो जल्दी एक्वायर या गैस ग्रास्प करते हैं, और कैसे कॉन्सेप्ट्स की वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बस इतना आपको लिखकर आगे की ग्रोथ की ओर चले जाना है, बिकॉज यूजुअली पूरे बच्चे की ग्रोथ के बारे में ही पूछा जाता है।
अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो ये है कि जो बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग स्किल्स जो है वो कैसे आएगी। तो देखिए, बेसिकली इलॉजिकल थिंग्स ही बच्चे को लॉजिकल लगती है जो इस एज में आता है। बच्चा जो है वो कंसिस्टेंटली कोई भी चीज या कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता, बट वो उस इलॉजिकल थिंग में भी कुछ ना कुछ रीजनिंग निकाल लेता है। ठीक है, तो एक अलग अलग रीजनिंग की एक्टिविटीज उसकी हो जाती है। इसको हम बोलेंगे इमर्जिंग रीजनिंग स्किल्स। मतलब उसकी रीजनिंग करने की जो क्षमता है ना वो बनना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज इमर्जिंग ऑफ रीजनिंग स्किल्स। ठीक। अब ये हो गया हमारा कॉग्निटिव स्किल्स। अब आ जाते हैं लैंग्वेज स्किल्स में। ठीक है, अब इस एज में बच्चा जो है मैक्सिमम वर्ड्स बोल लेता है, सेंटेंसेस भी बना लेता है। अब बच्चा केवल क्राइंग कूइंग बैबलिंग नहीं हो रहा है, अब बच्चा पूरे सेंटेंसेस बोल ले रहा है। ठीक है, यूजुअली 3 to 6 ईयर्स के एज के जो बच्चे होते हैं ये 14,000 वर्ड्स जो है वो बोल सकते हैं। मतलब इनकी जो वोकैबलरी होती है काफी अच्छी होती है। दे आर एक्चुअली द ब्लैंक स्लेट्स। whatever language you put into their mind they will adapt and grasp or require the same thing। आप जो भी लैंग्वेज उनके दिमाग में अब डालेंगे इस एज में वो उसको ही अडेप्ट या ग्रास्प करेंगे। लैंग्वेज में भी पॉजिटिव, लैंग्वेज में भी नेगेटिव, बट द लैंग्वेज विच इज अडेप्टेड इट शुड बी गुड इनफ, राइट। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स जो है वो इस तरीके से हो कि जो हमारी प्री स्कूल एबिलिटीज है इसको वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है ना, मतलब जैसा बच्चे का क्षमता है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स उसके अकॉर्डिंग बच्चे को जो सा समझ में आए वैसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए स्कूल में। देखिए, बच्चा यूजुअली जो है वो छोटे बच्चों को हमें बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यूजुअली अपने घर में जो भाषा बोल रहा था वो उसकी बेसिक मदर टंग, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। सी, टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। दैट कम्स विद द नॉन वर्बल लैंग्वेज। जैसे अगर हम एक्शन कर रहे हैं, सिट डाउन का, स्टैंड अप का, मूव ऑन का, ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अगर मैं जो एक्शन बता रही हूँ आपको, अगर हम अंगूठे को ऊपर मुंह होठों की तरफ लेकर जाएंगे तो ये देखिए कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि दिस पर्सन नीड्स वाटर। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, दैट इज अ symbolic language, that is a gesture which shows that somebody needs water, राइट। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, ये एक तो बच्चे के अंदर ऑलरेडी होती है, और इसके साथ साथ में जो वर्ड्स है उसको बाइलिंगुअली बच्चे को बताना होता है। Whatever language the child is able to understand, that should be the basic language from which the new language is taught to the child. अब सिंबॉलिक लैंग्वेज और जेस्चर वाली लैंग्वेज की जो मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए? प्रॉपर आई मूवमेंट पे कंट्रोल, फिंगर और रिस्ट मूवमेंट पे कंट्रोल, और फिर इसके साथ साथ में डिफरेंट मिनट्स को एनालाइज करना, डिफरेंट साउंड्स और शेप्स को कंबाइन करके बच्चों को बताना, अलग अलग कॉन्सेप्ट को पार्ट बाय पार्ट में समझाना, फिर उनकी वेरिएंस को अंडरस्टैंड करना, इसके साथ साथ में ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट अप डाउन ऐसे जो पोजीशंस हैं इनको भी बच्चा जो है जेस्चर्स के साथ में समझ सकता है। तो कुछ चीजें हैं जेस्चर्स के साथ बच्चों को सिखाई जाए, कुछ चीजें बाइलिंगुअली यानी मदर टंग का यूज करके बच्चों को सिखाई जाएगी एस प्री स्कूल एज लेवल पे। तो ये हुआ हमारा प्री स्कूल एज लेवल। और इसके जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं? सबसे पहले तो लैंग्वेज को अफेक्ट करती है लैंग्वेज खुद। ठीक है ना, अगर बच्चे को लैंग्वेज जो उसके बाइलिंगुअल वे से नहीं पढ़ाया समझाया जा रहा है तो फिर बच्चे की लैंग्वेज पर से पकड़ दूर हो जाती है। तो इसीलिए लैंग्वेज का जो मेन फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करता है वो खुद लैंग्वेज ही है।
और इसके साथ साथ में मेमोराइजेशन स्किल्स एंड स्पीच रिलेटेड स्किल्स। कौन से वर्ड को किस साउंड के साथ में प्रोनाउंस करना है, दैट इज द स्पीच रिलेटेड स्किल्स। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर अटेंशन से लिसनिंग करें। लैंग्वेज की जो चार स्किल्स है इस पे फोकस करना। यहाँ पे आके बच्चा जो है दो स्किल्स में पारंगत होकर आता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग और राइटिंग हमें बच्चों को करानी होती है, इसके लिए बच्चे को रीडिंग सबसे पहले कराएंगे, ताकि जो भी वो देख रहा है, ठीक है, यानी जेस्चर्स और वर्बल फीलिंग्स जो भी वो देख रहा है, नॉन वर्बल जेस्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको स्पीकिंग के माध्यम से वो प्रेजेंट या रिप्रेजेंट कर सके। ठीक। स्पीच रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, जो प्रॉपर साउंड की कॉम्बिनेशन नहीं निकाल पाता, या तो फिर सब्स्टिट्यूट साउंड होता है, जैसे फ को ल बोलना, ल को ग बोलना, इस टाइप की, दैट इज द सब्स्टिट्यूट साउंड। दैट मीन्स दैट लेटर और द वर्ड द चाइल्ड वांट्स टू से समथिंग एल्स, but in that case the child says the same part, that is a substitute word. Many a times the child do lisping. Lisping means they are eating some of the words. They are, yeah, the air will come from their mouth, but they will not be able to produce the sound. Okay, so the proper articulation, many a times for the kids, it's not happening. Many a times, child repeat the words, the child slutters, the child stammers. Okay, and many a times the child is stuttering also, तुतलाना जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स इस एज में दिखती है। ठीक है, वेट वी टेक अ लॉन्ग पॉज इज स्टैमरिंग। ओके, तो रुक रुक कर अगर बच्चा बोल रहा है, दैट मीन्स इज अ स्टैमरिंग प्रॉब्लम। In stuttering means the child repeats the constant vowel and gets stuck. Okay, तो ज्यादातर स्टटरिंग यानी तुतलाना जो ज्यादातर वॉल्स पर ही होता है, like constantly the child is saying. Okay, और नेक्स्ट जो हमारा होता है sluttering. Sluttering is many a times they are just repeating the same words. Okay, so that is sluttering. Wait, let me snooze this glass. Hmm. Now, many a times there are developmental delays. Developmental delays means the delay in the speaking, the delay in the reading, the delay in the listening, and the delay in the understanding part, which we understand with different various activities like songs, stories, rhymes, and a general conversation between the child. The speech, the different organizational activities, different art conversations, and different parental aspects, all these things should be there. And if the parents are not supporting, that means there is usually a developmental delay. There is usually a delay in the growth and development of the language of the child. Now, let's understand the social relationship of a preschool child. When we talk about the social relationship, the relationship is more and more contrast, and many a times the developmental and the behavioral patterns actually give the socialization growth to the child. मतलब जैसे बच्चे की growth और behavior के patterns होंगे उसके अनुसार उसके friends बनेंगे. If the child is social much more, the child can make friends as soon as possible. But if the child is not that social, the child needs somebody to help to make friends. Many a times parents help to make friends, and many a times the friends themselves make friends. Okay, so this is the main and the important part to become social. So to be a very good social person, it is very very important to develop the initiative to become the social. जब तक खुद से इच्छा जागृत नहीं होगी कि मुझे किसी से बात करनी है, किसी से बोलना है, तब कोई कुछ भी कितना ही बता दे, कोई भी व्यक्ति अपने से नहीं बोल पाएगा। ओके।
सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज जो इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से ओरिजिन कर पाएंगे, अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे, और इसके साथ साथ में इनकी जो एक्टिविटीज है ये मेंटेन्ड रह पाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। बच्चा जो है खुद को अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसके जो फिजिकल फीचर्स है, ठीक है, इसके साथ साथ में जो अपियरेंसेस हैं, हाउ डू दे अपियर, मतलब जैसे ड्रेस पहन के जाना, अच्छा लगना, अच्छा सुंदर सोसाइटी में जैसे लोग कर रहे हैं वैसा करना। देखो एक भी दिन अगर बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएंगे तो बच्चे कितने खुश होते हैं, अरे कल हमको यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना है, कल पार्टी है। सो दे वांट टू बिकम सोशल। When they hear of party and all, they are like very very happy because they get time and opportunity to speak and talk. So that is, they understand now what they are going to get it and what is there for them. So that is the self concept. Now the child must also have the general concept of the gender. I am a boy, I am a girl. Usually the girls and the boys take different type of friendships also. Usually the girls are friends and boys are friends, but many a times girls and boys both are friends as well. Okay, so if they are having siblings, they find themselves as siblings during the toddlerhood, and they are usually friends. The gender roles play a different type of behavior. Many societal stereotype activities also are there where the parents actually tell them that do not make friendship with boys, do not make friendship with girls, and all. So the small children also are not making friends with the opposite gender many a times at this age also. अब ये सेक्स रोल स्टीरियोटाइप है, इसको आप रीड कर लीजिए, इस पे रिलेटेड ऐसा कुछ आता नहीं है, यू कैन जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड, इट इज अ जनरल थिंग। Next part is the child rearing practice. This is very, very important. Child rearing practice means how the parenting should be done. Okay, so the authoritarian style, democratic style, these are the two main styles of parenting. And the parent in the parental behavior, the punishment should be avoided. Try to be avoiding it, and if it not happens, then yes, we have to do the punishment, but in a positive manner. There are four main types of punishments which is usually given to the children: slapping or spanking. Okay, then in the verbal punishment, it's scolding or swearing or threatening. Then this is a verbal punishment where you are not touching the body, you are just speaking out. And then withholding materialistic things like will not give you to eat something, will not give your toys, will not give your clothes, we'll keep your things. Nowadays we are just snatching their phones and we are not going to give them. These are the materialistic things, we are withholding them. Some days you are not able to go out of the house, you will be packed into the house for a few days, and all of these type of punishments. Then withdrawal of love means you are ignoring the child, you are isolating the child, you are not taking your child, you are not cuddling the child. So when the child feels that I and the parent does not loves me, that also comes towards the punishment. Then the child, him or her own self, comes towards you. So these are the different types of punishments can be given to the child for the parenting. So there are different styles of parenting. We can have in another sessions and the class in the styles of parenting. It is there here. But the permissive style of parenting is the best style of parenting where we understand that the child is also given the permission to do them. That means the child and the parent both are free to take any decisions and they are permitted to do what they want. And this empathy and altruism that we have done already, you can just read it out. Here are in the next chapter number 21, we can understand different types of play and movement mobility activities are there for preschool children. So the first is game. That is the waste of time it is given there. But no, it's developing the motor skills. It's developing the an exploration towards the surrounding, towards the nature and towards the outdoor environment of the child. Okay.
So these are the different play activities which can be done and conducted. The motivational activities accordingly can be conducted. The cognitive development activities where the mental skill and the ability is developed. Along with this, the physical and the motor development activities. These are the different activities which can be conducted, like hide and seek games, throwing, kicking, catching, these type of games. These are also activities. Playing in the water, playing in the sand, stringing activities where the string has been added and then they are picking it up and all those stuffs. Use of pebbles, beads, seeds, different types of materialistic things, doing some type of art, doing some type of constructions like building blocks, but that is imaginatory play, and different type of play activities can be conducted into the classroom and outside the classroom as well for the preschool chair. So see, some of the activities are written here in the question answers. You can just go through that. The child is also given the chance to explore the environment at this stage. इस स्टेज में बच्चे को environment को explore करने का भी opportunity मिलता है जब बच्चा खेल रहा होता है और समझ रहा होता है. सबसे पहले तो learning experiences. The child is actually developing the learning experiences and develops the confidence and the self-esteem, which ultimately is actually a very good point for a teacher because that is the only moment the teacher can utilize the time period when the child is understanding all the abilities. It also depends on the children's interest. Whatever the child is having interest, the child will, pay more attention towards it. There should be some learning space also. That means the child must have that much ample amount of time with the person who is teaching. Okay, and then the learning space will come. Like for example, if you have appointed some teacher to teach the child at home, so firstly the very first day the teacher does not give 100 number of activities, and then the teacher will not be that much strict, and then the teacher will give some time, give some space to understand the child, what is the child's behavior, what child is already doing, and all those stuff. So that is called as giving space towards learning. First, the child must be confident enough with the teacher so that the child is able to learn. Different types of conversing activities with the children should be conducted. Different types of ability and mobility, different types of levels of learning can be conducted. So different types of learning activities with the help of building blocks, which is nothing but the concrete experiences. There may be anything which the child is building or constructing. The child may have the opportunity to think, the child may have the opportunity to reason, to put into the knowledge and stimulate him or her own self accordingly. The child discovers many different and innovative ideas where the teacher can plan the activities along with the child and then tell the children to perform that activities. So there are some list of play activities which you can just read it out. And then the content and the material required is also written. Any one or two of the activity, you can just collect it from here and you can just use all these things during your writing your lesson plans as well. Because there is one column of activities, so you can take these activities. Now, different types of this thing is there that we'll be seeing tomorrow. Preschool age में अलग अलग abilities को लिए अलग अलग activities है. So this will be doing it tomorrow. So now I am just giving you all the attendance. Open the chat box, everybody, and then I'm just putting onto the attendance. Just giving a stop towards the record.